हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग त्वरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट बाकी है, उसको इसमें क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो पढ़ना हमको क्या है इसमें, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण होता क्या है, हम लोग पढ़े थे शायद। वेग में परिवर्तन के दौर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, पढ़े थे ना। तो यहाँ उसी को थोड़ा सा इसमें दिया है और कि एक समान त्वरण क्या है। त्वरण के डिफिनेशन सबको पता है ना, किसे कहते हैं त्वरण, यानी कि वेग में परिवर्तन के दौर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं ना, एक्सेलरेशन होता है उसका इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे हैं कि एक समान त्वरण क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। आया समझ में? नहीं आया तो फिर देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि जब किसी वस्तु के वेग, किसमें, वेग में बराबर समय अंतराल में, समय अंतराल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका जो त्वरण है क्या कहा जाता है, एक समान या अचर कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, कह दिया जाए कि कोई कार है, यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कार है, वो अपना गति स्टार्ट करी है, तो किससे स्टार्ट करेगी, शून्य से। जाहिर सी बात है कि कोई भी वस्तु जब अपना गति प्रारंभ करेगा तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि वो अपना गति स्टार्ट करी कितना से, शून्य से। मान के चलते हैं 2 सेकंड के बाद, कितना सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद उसका गति कितना हो गया, 5 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ा 3 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 सेकंड के बाद कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर बार कितना का परिवर्तन हो रहा है, 5 का परिवर्तन हो रहा है। बात समझ आ रहा है? यानी कि इसमें परिवर्तन बढ़ने का दर क्रम लागू है, बराबर हो रहा है ना, परिवर्तन बराबर नहीं हो रहा है। कहीं 5 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। क्या बढ़ रहा है, बराबर समय अंतराल में, यानी कि बराबर दूरी बढ़ रहा है। एक बार इसमें 2 सेकंड में, 1 सेकंड में अगर देखा तो इसका वेग कितना था, 0 था। दूसरा में कितना हो गया, 5 हो गया। तीसरा में कितना हो गया, 10 हो गया। तीसरा में, चौथा में कितना, 15। आगे बढ़ेंगे, पांचवा में कितना हो जाएगा, 20। यानी इसका बराबर परिवर्तन हो रहा है, बराबर परिवर्तन हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण उत्पन्न, एक समान त्वरण या अचर कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें त्वरण बराबर, तो वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल। अगर मान लिया जाए एक्सेलरेशन, यानी त्वरण को हम ए से सूचित कर लें, किससे सूचित करें, ए से। और जो वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कह दिया जाए कि जैसे हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी कि जब भी कोई वस्तु चलना शुरू करे तो उसको, उसका वेग हम क्या मान लेते हैं, u मानते हैं। बात समझ रहे हैं? और जब जाकर जहाँ पर रुक जाती है उसका लास्ट वेलोसिटी, जिसको हम क्या मानते हैं, v मानते हैं। जब भी परिवर्तन की बात होगा तो दूसरा में से पहला को माइनस किया जाता है। बात समझा? तो दूसरा में से पहला को माइनस करेंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, v माइनस यू। तो ये हो गया हमारा v माइनस यू हुआ। अब देख लेते हैं समय अंतराल कितना है, मान लेते हैं t। बात समझ रहे ना? मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, वेग है उसमें, तो ठीक है, उसका वेग का परिवर्तन यानी कि u से अपना वेग आरंभ करी है और अंतिम वेग उसका क्या हो गया, v। और उसका जो समय अंतराल है वो क्या मान लें, t। तो a बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, तिरछा तिरछी गुणा। ये हो जाएगा v माइनस यू, a में t से गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा, v माइनस u बराबर a t। अगर वही हम सिर्फ v का मान निकालेंगे तो ये इधर माइनस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस a t। अब यहाँ से हम चाहें तो u का मान निकालना हो तो u का मान निकालेंगे, और सॉरी v का मान निकालना हो तो v का, u का मान निकालना हो तो u का, a का मान निकालना होगा तो a का, और t का मान निकालना होगा तो t का। तो यहाँ से हम जिसका मान निकालना चाहे आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि त्वरण का जो मात्रक होता है, बस समझ रहे ना, क्या होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और फिर प्रति सेकेंड। अब यहाँ आपको मालूम है ये वेग है, वेग है ना, तो वेग का मात्रक हम लोग पढ़े हैं, मीटर प्रति सेकेंड पढ़े हैं ना। तो मीटर प्रति सेकेंड ऊपर हो गया हमारा क्या, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे फिर टाइम है, तो टाइम का भी तो मात्रक क्या होता है, सेकेंड में होता है। तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आए ना? तो ये हो जाएगा किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक यहाँ पर कोई
मतलब सोचना नहीं है, देख लेना है। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर वाला वेग का हो गया और नीचे समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड में सेकंड से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर। या इसको हम कह सकते हैं कि जो त्वरण का SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बात समझे ना? यानी कि त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा असमान त्वरण। असमान त्वरण इसका उल्टा होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन क्या होता हो? नहीं होता हो। बात समझे ना? उसमें क्या होता था? परिवर्तन होता था बराबर, लेकिन इसमें बराबर परिवर्तन नहीं होता हो तो त्वरण असमान या चर कहलाता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर एक बार पढ़ लेना है। असमान त्वरण की बात हो रहा है। कह रहा यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता हो तो त्वरण असमान या चर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि मान लीजिए वही एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं। गाड़ी वाला तो अपना वेग स्टार्ट करी कितना से? 0 से। दूसरा में बढ़ा दी कितना हो गया? 5। तीसरा में बढ़ा दिया कितना हो गया? मान के चलो 15। चौथा में कितना बढ़ा दिया? मान लेते हैं इसको 30। बात समझ रहा ना? अब बात यहाँ पर आ रहा है, क्या इसमें बराबर परिवर्तन हो रहा है? देखो तो परिवर्तन बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। यहाँ से बढ़ा है कितना? 5। फिर यहाँ पर कितना बढ़ गया? 10। फिर यहाँ पर कितना बढ़ गया? 15। यानी कि इसका परिवर्तन होने का दर क्या है? बराबर नहीं है। तो इसमें जो वेग यानी जो है ये इसका जो मान यानी बराबर में परिवर्तन हो रहा है, वो बराबर परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जो इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया यहाँ पे जो गाड़ी वाला में, तो उस प्रकार के त्वरण को क्या कहते हैं? असमान त्वरण कहा जाता है। अगर पढ़ना तो एक बार फिर पढ़ते चलते हैं। पर यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता हो तो असमान या तो त्वरण असमान या चर कहलाता है। यानी कि बराबर समय अंतराल 1 सेकंड में उतना ही परिवर्तन हर जगह होना चाहिए। 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड, 2 सेकंड में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही, लेकिन इसमें समय अंतराल बराबर है लेकिन परिवर्तन होने का क्रम क्या है? बराबर नहीं होगा। तो उस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। अब एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे। अरे यदि वेग एक समान हो, वेग कैसा हो? एक समान हो, यानी कि वेग नहीं बदलना है। बात समझे? जैसे 5 के है वेग है तो 5 के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग रहना चाहिए। ठीक है, 10 है तो 10 ही का होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि यदि वेग क्या हो? एक समान हो, अर्थात यानी से कहने का मतलब ये है कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग जैसा है वैसा ही है। जैसे कि मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से चल 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हम चल रहे हैं तो उतना ही के वेग से चलना, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। तो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा? शून्य त्वरण उत्पन्न होगा। बात समझ आया कि नहीं? अगर एक शब्द में हम इसको कहें तो कह देंगे यदि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। बात समझे? तो ये भी पूछा जा सकता है कि त्वरण कैसे उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर त्वरण का मान शून्य होगा। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? ग्राफ। ये ग्राफ होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ग्राफ दो चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक क्या है? विधि। यानी कि ग्राफ वह विधि है जिसके द्वारा दो चर राशियों के बीच के संबंध को हम बहुत ही आसानी से दर्शा सकते हैं या बता सकते हैं। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। चर राशि के बारे में हमको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो पता कर लेते हैं। आप पता है तो ठीक ही है। चर राशि का मतलब होता है क्या? कि जिसका मान बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और अचर राशि का मतलब क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता। बस है जैसे कि अलजेब्रा में अल्फाबेट में कोई अक्षर ले ले, एक्स वाई जेड का अगर कोई क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन में रखेंगे तो उसका अलग मान आएगा, किसी अलग क्वेश्चन में रखेंगे तो उसका मान अलग आएगा। यानी वहां पर उसको हम चर कहें तो सही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। अगर अचर की बात करें हम तो अचर जैसे कि 2 कह दे, 3 कह दे, इसका मान बदलता है? नहीं ना बदलता है, इसका मान फिक्स है। अगर यहाँ पर कोई मैथ के क्वेश्चन में 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू 2 ही के बराबर होगा। अगर दूसरा सब्जेक्ट में रखते हैं, चाहे दूसरा जगह जाकर हम उसका प्रयोग करें तो भी उसका मान क्या होगा? उतना ही ना होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। ये बदलता नहीं है। चर कहा जाता है जो बदलते रहता है। तो वही कह रहा है इसमें कि दो चर राशियों के बीच, किसके बीच? दो चर राशियों के बीच। यहाँ पे देख लेना है, कह रहा है कि जो 2 है चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। यानी कि
ग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, दो चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। ग्राफ तो लोग जानता होगा लोग, उसमें दो एक्सिस होता है, एक एक्सिस और वाई एक्सिस, अक्ष होता है ना, उसको भी हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि प्राय इन दोनों राशियों में केवल एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होती है और दूसरी उस पर निर्भर करती है। यानी कि ये दो होती है कौन, ये जो दो चर राशियां होती हैं उनमें से कह रहा है कि देख लो, प्राय इन दोनों राशियों में एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होती है, यानी कि वो वैसा ही परिवर्तित हो जाएगा, उसमें कोई रोक टोक वाला बात नहीं है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जो दूसरी होती है वो उसी पर क्या करती है, निर्भर करती है। किस पर, जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो रहा है उसी पर वो क्या करती है, निर्भर करती है। बात समझ आया ना। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, करें कि सामान्यतः वर्ग के रूप में रेखांकित कागज, इसके रूप में हो वर्ग, यानी इसका आकृति कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए। तो कह रहा है वर्ग के रूप में रेखांकित मतलब उस पर रेखा अंकित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेखा अंकित होना चाहिए। कागज का मतलब तो मालूम है पेपर। तो कह रहा है कि वर्ग के रूप में रेखांकित कागज जिसे ग्राफ पेपर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ग्राफ पेपर। यानी कि वर्ग के रूप में रेखांकित कागज को हम क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर कहा जाता है। पर ग्राफ खींचा जाता है, बात समझे ना। ग्राफ किस पर खींचा जाता है, ग्राफ पेपर पर खींचा जाता है। हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं नॉर्मली, किसी भी चीज को कैसे कॉपी में ग्राफ खींच लेते हैं, लेकिन यह एक नियम है कि हम सादा पेज में या ऐसे हिंदी वाला पेज में ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। ग्राफ का पेपर अलग आता है, इसमें हम लोग ग्राफ खींचते हैं। बात समझ आया। तो देख लेते हैं एक बार, सामान्यतः वर्ग के रूप में रेखांकित कागज जिसे ग्राफ पेपर कहा जाता है पर ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ किस पर खींचा जाता है, ग्राफ के पेपर पर खींचा जाता है। ग्राफ पेपर किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि यह एक वर्गाकार रूप में, वर्गाकार के रूप में होता है, उस पर रेखांकित रहता है और उस प्रकार के कागज को हम क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर कहते हैं। बात समझ में आया। अब हमें पढ़ना है ग्राफ खींचने के लिए आवश्यक चरण, यानी कि हम कैसे ग्राफ खींचते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है कि ग्राफ खींचने के निम्नलिखित चरण आवश्यक होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला कह रहा है अक्षों का चुनाव, दूसरा कह रहा है स्केल का चुनाव, तीसरा कह रहा है बिंदुओं को चिन्हित करना और चौथा क्या कह रहा है, बिंदुओं को मिलाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, अक्षों का चुनाव। तो अक्षों का चुनाव कैसे होता है, तो अक्षों का चुनाव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि इसके लिए हम ग्राफ किस में खींचते हैं, ग्राफ का कॉपी होता है। जैसे कि मान लिया जाए इसका ऐसा रहता है, ठीक ना। तो देखा होगा लोग ग्राफ का कॉपी, अगर नहीं देखा तो मैंने देख सकता है, लोग समय आ गया है देखने का, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी लाइन रहता है, वर्गाकार रहता है, वर्गाकार समझ में आता है ना, यानी कि उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर होगा। मैंने इसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि ग्राफ का ऐसा कॉपी हो सकता है। बस समझे। तो इसमें क्या किया जाता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। तो चलो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हो गया इसे पट, ऊर्ध्वाधर मतलब हो जाएगा खड़ा। बात समझ रहे हैं। तो जैसे कि मतलब अगर दीवार का जो पाया है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और जो उसका जो मतलब ऐसे कहते हैं, उसको कॉलम कहते हैं कि सिक्का कहते हैं ना, लगा रहता है इसे, तो उसको कहते हैं क्षैतिज। तो इसमें दो रेखा खींचा जाता है, एक क्षैतिज खींचा जाता है, एक ऊर्ध्वाधर खींचा जाता है। तो जैसे कि मान लिया जाए ये एक रेखा यहाँ से मैं इसे खींच दी, यहाँ पर खींचा गया, तो इसको हम कह देंगे, ये कैसा है, क्षैतिज है ना। क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसको कहा जाता है एक्स, इसको कहा जाता है एक्स डैश डैश। मान लीजिए हमारा मूल बिंदु है यहाँ से, ये ऊर्ध्वाधर हो गया कि नहीं हुआ। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाता है इसको एक वाई बोला जाता है, वाई अक्ष। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। बात समझ रहा है ना। तो पहला हमारा पॉइंट यही कह रहा है कि अक्षों का चुनाव, सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्राफ में, अक्षों का चुनाव करते हैं कि कौन एक्स अक्ष होगा और कौन वाई अक्ष होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उसको वाई अक्ष कहा जाता है। ऐसा समझ में। अब बात आ रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक किसमें बात आता है, हम लोग पीछे भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दाएं या मूल बिंदु से बाएं, मूल बिंदु से ऊपर और मूल बिंदु से नीचे। तो मूल बिंदु से दाएं जाएंगे तो धनात्मक यानी कि प्लस में होगा, और मूल बिंदु से बाएं आएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। अब आता है मूल बिंदु से ऊपर, तो मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस में, मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो माइनस में। अगर अंक लिखना हो तो लिख के देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा ना। इधर आएंगे तो -1, यानी यही बनता है बिंदु। बात समझे ना। ये हमारा बिंदु होता है
तो जैसे 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में -3 -4 -5 ऐसे जा सकते हैं। अब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब एक और रेखा खींच देते हैं थोड़ा सा, 2, ये हो जाएगा 3, एक और दिखाते हैं, ये कितना हो जाएगा मतलब ये वाला 4, ये हो गया 5। नीचे आते हैं -1, इसमें यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 -4, एक रेखा होगी, मान लो यहाँ पे हो गया -5। ये हमारा हो गया नीचे माइनस, ऊपर प्लस, दाएं प्लस और ऊपर माइनस बोले ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और फिर इधर दाएं प्लस बाएं माइनस। तो इस तरह हम पहले अक्षों का चुनाव कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा लगभग क्लियर हो चुका है, यानी क्लियर हुआ है। अब दूसरा कह रहा है कि स्केल का चुनाव। तो हमें इसमें क्या करना होगा, ऐसे ही थोड़ी खींच दिया जाता है, उसमें हम स्केल का प्रयोग करते हैं सीधा खींचने के लिए। ऐसे खींचेंगे तो इरघट के बिरघट चला जाएगा ना, चला जाएगा, यानी कि सीधा सीधा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, स्केल का चुनाव करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि बिंदुओं को चिन्हित करना। तो दिख रहा है तुम लोग के बिंदु को चिन्हित किया गया इसमें, यानी कि इस पर अगर हम बिंदु को चिन्हित भी कर सकते हैं, या ऐसे भी रहता है जैसे कि मतलब कह दे कि 2 का ग्राफ खींचिए, ऐसे कुछ बिंदु दिया रहेगा उसका ग्राफ खींचना है। तो हम क्या करते हैं, ये इसको x वाला बोलते हैं, इसको y वाला। तो यहाँ पर दोनों तरफ देख के बिंदु मिला दिया जाता है, बात हो जाए। जैसे कि मान लो अगर कह दे 1 1, तो दोनों तरफ से देखेंगे, इधर का 1 यहाँ पर, इधर का 1 यहाँ पर, आ रहा है ना। अगर मान लो कह दे 2 1, क्या कह रहा है 2 1, तो इधर का 2 देखना है और इधर का 1 यहीं पर आएगा, बात समझ रहा ना। मान लो ऐसे कह दे 3 4, तो ये पहला वाला को हम क्या बोलते हैं, एक्स बॉक्स वाला बोलते हैं, दूसरा वाला को वाई बोलते हैं। इसको भुज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भुज, और इसको बोला जाता है कोटि। यानी कि एक्स अक्ष वाला भुज बोला जाता है और एक वाई अक्ष वाला कोटि बोला जाता है। तो अब यहाँ पर देखना है कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या 3 4 दिया, तो जैसे मान लो यहाँ पे इसमें का 1, इसमें का 3 है, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 कहाँ है, इसी के सामने वाला यहाँ पे है ना, तो 3 4 हो गया। अगर मान लो दे दिया जाए कितना 5, अरे सॉरी 5 5 दे दे, तो दोनों में का 5, इधर का भी 5 और इधर का भी 5 यहाँ पर है। तो देखो तीसरा पॉइंट भी क्लियर होगा, बिंदु को चिन्हित कर लिया ना। अब कर रहा है बिंदुओं को मिलाना, तो बिंदुओं को हम क्या करना, मिला देना। तो यहाँ से इस तरह यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ ऐसे मिला कि नहीं मिला। तो ये जो हमारा बिंदु बना, यही ना बिंदु है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया सबको। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।